महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध, क्रांति सूर्य विश्वरत्न महामानव बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर, इन्हें विनम्र अभिवादन करता हूँ। आज के इस मंच पे उपस्थित मेरे सभी सम्मान्य गणमान्य पत्रकार बंधु, इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक सामाजिक न्याय विभाग के हमारे काफ़ी होनहार मंत्री राजकुमार बडोले साहब जी, और आप सभी मित्रों के बीच आज मुझे ये मौका मिला है कि मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जर्नलिज्म पे कुछ बात कह सकूं। वैसे तो मैं स्पीच देता नहीं हूँ, लेकिन बडोले साहब ने कहा कि कुछ बोलना चाहिए। बाबा साहब की हम लोग एक 7-8 दिन पहले जब बैठे थे, तब उन्होंने कुछ सेशंस को कम करके इस सेशंस को जानबूझ के रखा। उनका कहना था कि डॉक्टर आम्बेडकर को जो अभिप्रेत जर्नलिज्म है, तो उस जर्नलिज्म पे बात होनी चाहिए, उस पे चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि आज तक बाबा साहब के डिफरेंट एंगल्स पे, एस्पेक्ट्स पे हम लोग सब लोग बात करते हैं। वो एक राष्ट्र निर्माता थे, उन्होंने कई तरह की बातें हमारे लिए की, देश के निर्माण के लिए जो अच्छी बातें होनी चाहिए सब बातें उन्होंने की। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट पहलू है हमारी लोकशाही का, जिसे हम लोग पत्रकारिता को हम लोग चौथा स्तंभ भी कहते हैं, और उस चौथे स्तंभ की भूमिका काफ़ी अहम होती है, काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि हर वक्त हर कोई मीडिया से कनेक्टेड होता है। और आज का जो युग है वो तो इन्फॉर्मेशन का युग है। मित्रों, पत्रकारिता क्या होनी चाहिए? सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट है कि पत्रकारिता मीन्स क्या। पत्रकारिता यह समाज का दर्पण होना चाहिए, जो आईना होता है, जो सच दिखाता है, वो सच कहने वाला जो अगर कोई बात कहता हो तो वो पत्रकारिता है। और उसी पत्रकारिता की बात बाबा साहब अम्बेडकर ने उस समय शुरू की थी। आप जानते होंगे, आप में से सब लोगों को पता है कि 31 जनवरी 1920 को इस देश में एक ऐसा क्रांतिकारक मैगजीन आया, इसका ऐसा क्रांतिकारक हम लोग कह सकते हैं कि ऐसा एक न्यूज़पेपर आया, जिस न्यूज़पेपर ने इस देश के दलितों, वंचितों, उपेक्षितों की जो आवाज़ दबी हुई थी सदियों से, जिस आवाज़ को इस देश के सनातनियों ने, इस देश के कर्मठ लोगों ने आज तक दबा के रखा था, उस आवाज़ को सबसे पहले मूक नायक के तौर पे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने आवाज़ दी। और वो पहला युग था, पहला वो इस देश का क्रांतिकारक न्यूज़पेपर था कि जो 31 जनवरी 1920 को शुरू हुआ, और इस देश के जो तमाम वंचित, उपेक्षित, दलित, बहुजन लोग हैं, उन्हें आवाज़ देने का काम इस मूक नायक ने किया। अब मूक नायक का निर्माण जब हुआ तो क्या उसके पीछे की भूमिका थी? क्योंकि आप जानते हैं कि उस समय तो 1920 का जो दौर था, उस समय तो हमारे जो लोग थे, स्पेशली जो अनप्रिविलेज लोग थे, शेड्यूल कास्ट के या ट्राइब्स के, वो लोग इतने लिटरेट नहीं थे, इतने एजुकेटेड नहीं थे। लेकिन फिर भी उस समय बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर ने मूक नायक को जन्म दिया। उनकी सोच थी, उनका विचार था कि जो आने वाला जनरेशन है, जो आने वाले जो सदियाँ है, उसमें जर्नलिज्म के साथ में हमारे भी लोग जुड़े, हमारी भी लोगों को हमारे अंदर, हमारे बीच बीच में क्या होता है, क्या हमारे आसपास में घट रहा है, उसकी इन्फॉर्मेशन पता चले और सच्ची इन्फॉर्मेशन पता चले। क्योंकि मूक नायक उस समय समानता के आंदोलन का सबसे बड़ा प्रवाहक था। जो समानता का आंदोलन बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर देश भर चलाते थे, उस आंदोलन का सबसे बड़ा प्रवाहक जो था वो मूक नायक था। आपको पता होगा कि उस समय केसरी भी था। लोकमान्य टिळक उन्हें कहते हैं, मैं कभी उन्हें लोकमान्य नहीं मानता हूँ, लेकिन लोग कहते हैं या कुछ लोग कहते हैं, उस लोकमान्य टिळक का जो केसरी न्यूज़पेपर था, उस न्यूज़पेपर ने बाबा साहब के मूक नायक की एडवर्टाइजमेंट देने से मना किया था। सबसे पहला डिस्क्रिमिनेशन बाबा साहब अम्बेडकर को उस समय प्राप्त हुआ जब केसरी ने मूक नायक की एडवर्टाइजमेंट देने से मना किया। यानी आप देखिए कि बाबा साहब के साथ में हर समय, हर वक्त अन्याय हुआ है, और इस वक्त भी अन्याय उनके साथ में, मूक नायक के साथ में हुआ था। लेकिन फिर भी बाबा साहब ने तो कभी वो हार मानते नहीं थे, वो तो हमेशा चलते ही चलते थे। तो उस समय मूक नायक की एडवर्टाइजमेंट देने से केसरी ने मना किया, लेकिन फिर भी मूक नायक तेजी से चला, और 7 साल के बाद में बहिष्कृत भारत की स्थापना, बहिष्कृत भारत ये न्यूज़पेपर बाबा साहब अम्बेडकर ने शुरू किया। उसके बाद में उसके बाद में समता, जनता और प्रबुद्ध भारत आया। तो बाबा साहब अम्बेडकर की जर्नलिज्म के बारे में जब हम लोग सोचते हैं, हम लोग विचार करते हैं, तो उनके जर्नलिज्म के बारे में विचार क्या थे कि इस देश में जो भी रियल इश्यूज है, क्योंकि हम लोग अक्सर आज भी और उस समय भी जिस इश्यू पे बात होती थी वो इश्यू आपल्याकडे म्हणतात ना ते ललित
इश्यूज खूप चालतात, म्हणजे मराठीमध्ये त्याला ललित साहित्य म्हणतात, ते इश्यू फार चालतात. पण जे खरे इश्यूज आहेत, ज्या इश्यूजवर आपण काम केलं पाहिजे, मग ते त्यावेळेस बाबासाहेबांनी फक्त दलितांच्या इश्यूवरती काम केलं नाही पत्रकारितेमधून. आपण त्यांचे मूकनायक, बहिष्कृत भारत, जनतासारखे की प्रबुद्ध भारताचे साप्ताहिक जे वाचले, तुम्हाला जाणवेल त्याच्यामध्ये त्यांनी या देशातल्या शेतकऱ्यांविषयी लिहिलं, त्यांनी या देशातल्या मजदुरांविषयी लिहिलं, त्यांनी या देशातल्या सामान्य व्यक्तीविषयी लिहिलं, त्यांनी या देशाच्या विविध धोरणाबद्दल आपले मतं मांडले. इव्हन स्वातंत्र्य लढ्यातल्या जे लढे होते त्याबद्दल सुद्धा त्या सगळ्या अंकामध्ये त्यांचे विचार होते. कारण ते स्वतः लेखक होते, ते स्वतः संपादक होते, ते स्वतः अग्रलेख लिहायचे, ते स्वतः बातम्या लिहायचे. त्यामुळे मूकनायक, बहिष्कृत भारत, जनता आणि प्रबुद्ध भारत याची जर आपण रीतसर आपण जर त्याचा अभ्यास केला तर आपल्याला जाणवेल की त्यांची पत्रकारिता ही सर्वांगीण होती, त्यांची पत्रकारिता ही एकांगीण होती. निश्चितपणे त्या पत्रकारितेचा मुख्य भर हा होता की या देशामध्ये समानता आली पाहिजे, या देशातल्या दलितांना न्याय मिळाला पाहिजे, या देशातल्या दलितांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. ही तर त्यांची पत्रकारितेची वैशिष्ट्य होतीच. पण त्याशिवाय बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पत्रकारितेचं विशेष वैशिष्ट्य असं होतं की या देशातल्या प्रत्येक व्यक्तीला, प्रत्येक सामान्य व्यक्तीला, प्रत्येक बहुजनातल्या प्रत्येक व्यक्तीला न्याय मिळाला पाहिजे, त्याच्या ह्या पत्रकारितेमधून न्याय मिळाला पाहिजे, त्याला अभिप्रेत असा समाज रचना निर्माण झाली पाहिजे, ही त्यामागची भूमिका होती. आणि ह्याच दृष्टिकोनातून बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्या पत्रकारितेला एक नवीन आयाम दिलेला आहे. आणि त्याच्या पत्रकारितेबद्दल आपल्याकडे राही भिडेताई आहेत, ज्या खूप विस्तृतपणे या सगळ्या विषयावरती मांडणी करणार आहेत की बाबासाहेबांना अभिप्रेत पत्रकारिता नेमकी काय होती. आणि बाबासाहेबांच्या पत्रकारितेनंतर या देशात जे काही आंदोलन निर्माण झाले, ज्याला आपण आंबेडकर विचारधारेचे आंदोलन म्हणू शकतो, मग ते बामसेफचं असेल, रिपब्लिकन पार्टीचं असेल किंवा BSPचं असेल, प्रत्येक आंदोलनाला प्रत्येक आंदोलनाला मध्ये एक वर्तमानपत्र निश्चितपणे होतं. मग ते बहुजन नायक असेल, बहुजन संघटक असेल किंवा अन्य काही पाक्षिक असतील किंवा साप्ताहिक असतील, पण प्रत्येक आंदोलनाला एका पाक्षिकाने जन्म दिलेला आहे किंवा त्या आंदोलनाला एक चालण्याची एक गती किंवा ऊर्जा त्या वर्तमानपत्राने प्रदान केलेली. आणि ही जी गती किंवा ऊर्जा, जी प्रेरणा जी होती, ती बाबासाहेब आंबेडकर होते. आजच्या काळात आपल्याकडे सोशल मीडिया आलेला आहे, प्रत्येकजण आपण आता सोशल मीडियावर कनेक्ट आहे, फेसबुक आहे, व्हॉट्सअप आहे. पण त्या काळात किंवा आता अगदी 2000च्या काळापर्यंत इतकं मीडिया फास्ट नव्हतं. पण त्यावेळेस हा जो मीडिया होता, हा जो ऑल्टरनेट मीडिया होता, त्या ऑल्टरनेट मीडिया साप्ताहिक किंवा पाक्षिक ह्या मीडियाने या चळवळीला एक नवीन आयाम, नवीन जन्म दिलेला आहे. आणि याचे सगळ्यांचे जे कर्णधार होते ते डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर होते. धन्यवाद. जय भीम.